अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की खबर सबसे पहले मिले। और आज जो मैं दास्तान आपके सामने रखने जा रही हूँ वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसको सुनाते हुए मेरी रूह तक कांप जाती है। मुझे याद है वो रात जब सब कुछ शुरू हुआ था। बाहर की हवा थमी हुई थी, जैसे दरख्तों की शाखें भी किसी खामोशी में दबी हुई हों। घर के अंदर हर चीज़ अपनी जगह थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मोबाइल की स्क्रीन बार बार ऑन करके वक्त देखती रही, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की सी, इतनी धीमी कि अगर मैं किसी और ख्याल में डूबी होती तो शायद सुन भी न पाती। उस वक़्त रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कौन हो सकता था उस वक्त? मैंने सोचा शायद कोई वहम है, शायद बाहर से गुजरती हवा ने लकड़ी को हिलाया हो। लेकिन दूसरी बार फिर वही दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कदमों की आहट मुझे अपने ही कानों में भारी लग रही थी। हैंडल पकड़कर जैसे ही मैंने कान लगाया, बाहर से किसी की सांस की आवाज़ महसूस हुई। ना कोई नाम पुकारा, ना कोई बोलचाल, सिर्फ ठंडी गहरी सांसें। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ वही सांसें जो अब और करीब लग रही थीं। मैंने हैंडल छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गई। कमरे की बत्ती जल रही थी, पर दीवारों का साया लंबा होकर अजीब सा नक्श बना रहा था। कुछ देर बाद दस्तक रुक गई। मैंने सोचा शायद सच में वहम था और मैं वापस बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैंने कंबल ओढ़ा, अचानक लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैंने सिर उठाया तो पर्दे हल्के से हिल रहे थे, जबकि बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मगर दिल कह रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसान जितना भी शोर में जी ले, खामोशी के लम्हे उसकी असलियत खोल देते हैं। मैंने पर्दों की तरफ ध्यान से देखा। हल्की सी हलचल अब भी थी, जैसे किसी ने उंगलियों से कपड़े को सरकाया हो, मगर खिड़की पूरी तरह बंद थी और बाहर की हवा भी एकदम थमी हुई थी। मैंने सोचा शायद मेरी आंखें थकी हुई हैं या फिर मेरा दिमाग कोई खेल खेल रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई, पर्दे को धीरे से खींचा। बाहर अंधेरा फैला हुआ था, गली सुनसान थी, न कोई आवाज़, न कोई इंसान। बस एक पीली सी स्ट्रीट लाइट दूर जल रही थी, जिसका उजाला ज़मीन पर टूटा फूटा सा पड़ रहा था। मैंने चैन की सांस ली और वापस मुड़ने ही वाली थी कि अचानक लगा जैसे उसी रोशनी के घेरे में कोई परछाई हिली हो। बहुत हल्की, बहुत धीमी, मगर मैंने साफ देखा। मेरा पूरा जिस्म सिहर गया। मैंने खिड़की बंद की और तुरंत पर्दे गिरा दिए। अब दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा कोई और भी उसे सुन सकता है। बिस्तर पर लौट कर लेट गई, मगर नींद तो दूर, आंखें तक बंद नहीं हो रही थीं। थोड़ी देर बाद अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। किसी नोटिफिकेशन का नामो निशान नहीं था, फिर भी स्क्रीन जल उठी। मैंने मोबाइल उठाया और उसी वक़्त उसमें वॉलपेपर बदल गया। जो तस्वीर पहले थी, फूलों का सादा सा वॉलपेपर, वो गायब होकर एक अंधेरी सुरंग जैसी तस्वीर में बदल चुका था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत मोबाइल लॉक कर दिया। दोबारा खोला तो सब नॉर्मल था। फूलों वाला वही वॉलपेपर वापस आ गया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा शायद कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी घर कर चुकी थी। उस रात मैंने किसी तरह आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। हर आवाज़, हर सरसराहट, हर साया मुझे अपने आसपास महसूस हो रहा था। सुबह जब नींद टूटी तो मुझे लगा सब एक बुरे ख्वाब की तरह था।
धूप कमरे में फैल चुकी थी और सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि इंसान जब तन्हा होता है तो वो खामोशी से डरने लगता है और वही डर उसकी आंखों के सामने अजीब मंजर बना देता है। लेकिन वो सब ख्वाब नहीं था। उसी दोपहर मुझे इसका यकीन हो गया। मैं किचन में थी, चाय बना रही थी। गैस की आंच धीमी कर दी थी और दूध उबलने का इंतज़ार कर रही थी। तभी लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से बहुत धीरे से मेरा नाम पुकारा, नजमा। मेरे हाथ से चम्मच गिर पड़ा। मैंने फौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां बंद थीं और पूरा घर सुनसान था। मैंने सोचा शायद दिमाग का धोखा है, लेकिन फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ी और साफ, थोड़ी और करीब, नजमा। इस बार मेरी रूह तक कांप गई। उस आवाज़ ने जैसे मेरी सांस रोक दी थी। मैंने चाय का बर्तन बंद किया और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे घर की दीवारें भी उसे सुन रही हों। मैंने अपने गले से आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर लब हिलकर भी कुछ नहीं कह पाए। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी खाली कब्रिस्तान की तरह भारी हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। सोचा कि शायद पड़ोस से आवाज़ आई होगी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली बीबी फातिमा तो सुबह से अपने मायके गई हुई थी और दूसरी तरफ का घर महीनों से खाली पड़ा था। फिर भी मैंने चैन की तलाश में पूरे घर का चक्कर लगाया। हर कमरे का दरवाज़ा खोला, हर कोने में झांका, सब खाली था। मगर एक बात अजीब लगी। जब मैं लिविंग रूम से गुजरी तो मुझे हल्की सी खुशबू महसूस हुई, अजनबी और अनजानी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की मिली जुली सी महक। वो खुशबू इतनी गहरी थी कि मेरे गले में कसावट होने लगी। मैंने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ा हवा आ जाए, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही हवा अंदर आई वो खुशबू और भी तेज़ हो गई। मैं डर के मारे वापस कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ गई। मोबाइल उठाया तो उसमें 2 मिस्ड कॉल्स दिखाई दी। नंबर अनजान था और अजीब ये कि दोनों कॉल्स ठीक उसी वक्त आए थे जब मैंने किचन में अपनी आवाज़ सुनी थी। मैंने नंबर पर वापस कॉल मिलाया। एक लंबी घंटी बजी और फिर अचानक लाइन कट गई। दूसरी बार किया तो कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन उधर से कोई बोला नहीं। सिर्फ वही सांसों की आवाज़, वही गहरी ठंडी सांसें जो उस रात दरवाजे पर सुनी थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एकदम चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। पर उस वक़्त मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब मेरा वहम नहीं है। कोई था जो मुझे देख रहा था, सुन रहा था और मेरा नाम ले रहा था। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। रातें और लंबी लगती, दिन बोझिल हो गए और हर जगह, हर लम्हा मुझे ये एहसास होता कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने तय किया कि किसी से बात करूँगी, किसी को सब बताऊँगी, ताकि शायद ये सब बिखर कर ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त सबा को फ़ोन किया। सबा मेरी चाय की दुकान वाली दोस्त नहीं थी, वो वही थी जो हर छोटी बात को बड़ी गंभीरता से सुनती। मैंने धीमी आवाज़ में सब कुछ सुनाया, जैसे कोई गुनाह कबूल कर रही हो। सबा ने पहले तो हंस कर कहा, नजमा तुम थक गई हो, आराम कर लो। मैंने उसे बताया कि ये हंसी नहीं है, ये मैंने सुना है, मुझे बुलाया गया है, मेरे फ़ोन पर कॉल्स आने लगी हैं, मेरी चीज़ें यहाँ वहाँ हिलती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मैं आता हूँ कहा। वो शाम को आई, चाय बनाई और ध्यान से मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में डर की झलक न थी, बल्कि समझदारी की गर्मी थी। ठीक है, उसने कहा, हम मिलकर देखेंगे। हमने कमरे के हर कोने को दोबारा देखा, अलमारी खोली, तख्ती उठाई, पर कुछ भी अजीब हाथों से छुआ नहीं लगा सिवाय उस बू की जो हर बार ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। सबा ने कहा, यह कोई तीसरी चीज़ नहीं है नजमा, ये किसी की मौजूदगी का एहसास है। मैंने कहा, मौजूदगी? कौन होगा जो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आ गया? सबा ने बस मुझसे मेरी आंखों में देखा और बोली,
ये लोग कभी अचानक नहीं आते, अक्सर कोई घटना, कोई याद, कोई अधूरा बंदा होता है जो लौट कर आता है। उस रात सभा वही सोई जो मेरी दोस्त है सच्ची, कांत जो देती है, मगर सुबह जब मैं उठी तो उसने बिना बताए हुए निकलने की तैयारी कर रखी थी। मैंने पूछा, क्यों? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अकेले रहने का डर है ना? मैं थोड़ी देर बाहर चल कर आती हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा ले आऊँगी। उसके जाने के बाद मैं चैन की सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि दीवार पर टंगी मेरी पुरानी तस्वीर आंसू सी बहती लगी। उस तस्वीर में मैं, शायद 15 बरस की, हाथ में किताब पकड़े, पर तस्वीर की आंखों में आज जैसी डाह नहीं थी, एक तरह की बेखौफी थी। मैंने तस्वीर को छू लिया, कांच ठंडा था और अचानक मेरे हाथ में कुछ गिरा, एक छोटा सा कागज़ जिस पर कुछ लिखा था। मैंने उठाकर देखा तो वहाँ सिर्फ एक लाइन थी, हाशिए में लिखा हुआ, यादें। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे आए गलियारे में उसकी आहट सुनने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि पड़ोस की नानी, जो हर रोज़ सुबह अपने बरामदे में बैठकर चाय पीती है, आज बाहर खड़ी थीं और मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखें इतनी नरम और सहमी हुई थीं कि मैं समझ गई कि उन्होंने कुछ देखा है। वो धीरे से मेरे पास आईं और बोली, बेटा, तुम्हारे घर से अजीब आवाज़ें आती हैं रात में। मैंने कहा, नानी, क्या आप कुछ देखती हैं? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे हाथ थामकर चली गईं और कहने लगीं, कभी जाने दो, कभी रोक लो, पर कुछ बातें दफन नहीं रहती। उस दिन मैंने अपने आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े अलमारी में वैसे ही नहीं रखे होते थे जैसे मैंने छोड़ा था। बर्तन सिंक में उल्टा रहते थे जबकि मैंने उन्हें ठीक रखा था। और कितनी ही बार मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती जो मेरे हाथ के ठीक आगे मीट में होती, जैसे मेरे हाथ से कुछ सरका दिया गया हो। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी थी और छत की बल्ब की चमक में मेरे कमरे का शीशा हल्का सा धुंधला दिख रहा था। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, शीशा पर मेरी सांसों की बू नजर आई और फिर मैंने देखा कि कुछ और भी है। मेरे परछाई के पीछे एक और परछाई थी, धीमी, अस्पष्ट, पर वहाँ थी। मैं पलटकर कमरे में देखती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं। जब मैं दोबारा शीशे को देखती हूँ तो वो परछाई और पास आ चुकी होती है। मैंने शीशा तोड़ने का सोचा, मगर जैसे ही मैं उठने लगी तो कमरे की दीवारों पर घड़ी की टिक टिक तेज हुई और अचानक रुक गई। समय ठहर गया था, पर मेरे अंदर हर चीज़ से तेज धड़कन चल रही थी। उसी वक़्त मेरी यादों की एक पंक्ति मेरे जहन में गूंजी। बचपन में मेरे पिता कहते थे, कभी कभी जो चीज़ें तुम रखना भूल जाओ वही चीज़ें तुम्हें वापस बुला लेती हैं। इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें और गड़बड़ाने लगीं। एक शाम मैंने खाना बनाने के बाद किचन में रखा पैन देखा तो उसमें कुछ सूखे फूल पड़े थे। मैंने कभी भी खाने के बर्तन में फूल नहीं डाले थे। मैंने पास में रखे पुराने फ़ोटो एल्बम खोला और पन्नों के बीच से गुलाबी फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ निकलीं, पर मैंने कभी ऐसे फूल नहीं देखे थे। वे जैसे समय में कहीं से आकर फिसल गए हों। मगर सबसे अजीब बात यह हुई कि मैं उन पंखुड़ियों को छूने के बाद से अक्सर अपनी नाक में किसी की खुशबू महसूस करने लगी। कोई हल्की सी खुशबू, गुले गुलाब की तरह नहीं, बल्कि किसी पुरानी किताब की खुशबू, नम और मिट्टी की मिली हुई। वह खुशबू मुझे किसी याद की तरह खींच ले जाती, एक ऐसे वक्त की याद जब मैं छोटी थी और माँ मुझे कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। पर मेरी माँ मर चुकी थी 10 साल पहले। मेरी नींद और भी घटती गई। मैं अक्सर देर रात उठकर खाना खाती, तब भी मुझे लगता कि कोई मेरे पास बैठा है और मेरे हर काटने को निहार रहा है। मैं अपने फ़ोन को रोशनी के स्रोत की तरह इस्तेमाल करती, पर स्क्रीन पर अक्सर कोई पुराना मैसेज खुद ब खुद खुल जाता और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता, वापस। मैंने ये सब किसी को बताना शुरू कर दिया। फातिमा, जो नीचे रहती है, ने कहा कि उसके बच्चे भी रात में कमरे से बातें सुनते हैं। सब हाँ कहती कि ये किसी तरह का मानसिक दबाव है। मगर एक रात जब मैं आखिरकार थक कर सो गई, मुझे नींद में किसी ने धीरे से थपकी दी। मैंने आँख खोली तो कमरे में अंधेरा घिरा हुआ था
और मेरे बिस्तर के बगल की कुर्सी पर कोई साया बैठा था। उसकी परछाई इतनी साफ थी कि मैं सांस रोककर बैठ गई, पर जब मैंने रोशनी जलाई तो कुर्सी खाली थी। मैं धीरे से उठी, कुर्सी के पास जाकर देखा तो कुर्सी की पट्टी पर वही गुलाबी पंखुड़ियाँ रखी थीं। मैंने उन्हें अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि मेरे हाथ कंपन कर रहे थे, जैसे किसी ने मेरे अंदर की किसी दीवार को छू लिया हो। और फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और छत पर बूंदें ताल बजा रही थीं, मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। उसने मेरा पूरा नाम नज़्मा ऐसे बोला जैसे किसी ने कोई दरवाज़ा खोलकर कहा हो कि वापस आ जाओ। मेरी रूह में एक अजीब सी ठुनक उतर आई। मैंने पूछा, कौन हो? और इस बार आवाज़ ने एक संदेश दिया, ना शब्दों में बल्कि एहसास में। वह कह रही थी कि यहाँ कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा है, कुछ जो दफन हुआ नहीं। मैंने खुद से कहा कि मुझे इसका कारण ढूंढना होगा, किसी पुराने वक़्त की तहें खोलनी होंगी। मैंने अपने घर के पुराने कागज़ात और दस्तावेज़ निकाले और एक डब्बे में छिपी हुई चिट्ठियाँ मिली, मेरी उंगलियों के निशान, मेरे बच्चों की तस्वीरें और एक पत्र जो किसी औरत ने लिखा था, जो मेरे नाम की तरह किसी और नाम से शुरू होता था। पत्र में सिर्फ एक पंक्ति थी, मैं लौट आई हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम पुकारा था। पढ़कर मेरी दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई, पर साथ ही एक ठंडी सच्चाई मेरा पीछा करने लगी। क्या मैंने सचमुच किसी को अनजाने में बुलाया था? क्या वो आवाज़ें, वो पंखुड़ियाँ, वो खुशबू और वो परछाई सब मेरे खुद के किए हुए कुछ की सज़ा थी? या फिर ये सब किसी और की चाहत थी जो अपने अंजाम की तरफ खींची आ रही थी? मेरा चेहरा ठहरा हुआ और बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपाकर मेरे सवालों को गीला कर रही थीं। मैं जानती थी कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। मैंने उस पत्र की पंक्ति को बार बार पढ़ा, मैं लौट आई हूँ, और मेरी रूह ने एक अजनबी उम्मीद के साथ पूछा कि कौन लौट आया है और किस बात के लिए। उस चिट्ठी के बाद मेरी रातें और अजीब हो गईं। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करती, मुझे लगता जैसे कोई मेरे कानों में मेरा नाम दोहरा रहा है। पहले धीमी फुसफुसाहट होती, फिर अचानक वही आवाज़ मेरे बिल्कुल पास महसूस होती। मैं चीखना चाहती, मगर आवाज़ गले से बाहर ही नहीं आती। मैंने सबहा को दोबारा बुलाया। मैंने उसे वो चिट्ठी दिखाई। उसने लंबे वक्त तक उसे पढ़ा और फिर बस इतना कहा, ये तुम्हारा घर नहीं, ये उसका घर है। मैंने पूछा, किसका? तो उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, जिसने तुम्हें चुना है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रगों में खून जैसे जम गया। मैंने कहा, चुना? मैंने तो कभी किसी को बुलाया ही नहीं। सबहा बोली, नज़्मा, कभी कभी इंसान बुलाए बिना भी कुछ खींच लेता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे डर, तुम्हारे अधूरे ख्वाब, ये सब एक दावत होते हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो पहली बार मेरे घर से जल्दी निकल गई और जाते जाते बस इतना कहा, अगर आवाज़ें और गहरी हो जाएं तो जवाब मत देना। लेकिन मैं कहाँ रोक पाई। उस रात जब मैं कमरे में अकेली थी, वही खुशबू और तेज़ हो गई। दीवारें भीगती सी लग रही थीं। मैंने शीशे में देखा तो इस बार मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान ही नहीं थी। मैं सिहर गई। फिर वही आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल साफ, तुमने मुझे बुलाया था नज़्मा। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज़ ने कहा, वो जो कभी यहाँ से गई ही नहीं। अचानक घर की सारी बत्तियाँ बंद हो गईं। सिर्फ मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर आई, मेरे घर का ही लिविंग रूम, बिल्कुल उसी पल का नज़ारा, और तस्वीर में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा स्क्रीन देखी, वो साया और करीब आ चुका था। मैंने मोबाइल हाथ से गिरा दिया। उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई ठंडी हथेली मेरी गर्दन के पीछे रखी हो। सांस रुकने लगी। मैंने पूरे जोर से आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगी। जब मैंने आंखें खोली तो बत्तियां वापस जल चुकी थीं। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गुलाबी पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थीं।
मैं कांपते हुए बैठ गई और खुद से वादा किया कि अब इस घर में नहीं रुकूंगी। मैंने बैग पैक किया, ज़रूरी सामान रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा बाहर से किसी ने खींचकर बंद कर दिया। मैंने ज़ोर से खींचा, धक्का दिया, मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी फिर वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, इस बार इतनी नज़दीक कि जैसे मेरी अपनी सांस बोल रही हो। कहाँ जाओगी नजमा? जो बुलाया है उससे भागकर कहाँ तक जाओगी? उस पल मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ हवा भारी हो रही है, जैसे कमरे की दीवारें और पास आ रही हों। मेरा दम घुटने लगा। मैं चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह का उजाला कमरे में फैल चुका था। दरवाज़ा खुला था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फर्श पर न पंखुड़ियाँ थीं न आवाज़ें। बस मेरे मोबाइल पर एक नया मैसेज पड़ा था, उसी अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन, ये तो बस शुरुआत थी। और आज जब मैं ये सब आप लोगों को सुना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि अगली बार कब और कैसे वो वापस आएगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो लौट आता है वो जाने के लिए नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी मेरी दास्तान, एक ऐसा वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिसकी गूंज आज तक मेरे साथ चल रही है। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन इस बात पर यकीन करेगा और कौन इसे सिर्फ तसव्वुर कहकर टाल देगा, लेकिन जो मैंने जिया है उसे मैं भूल नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दास्तान को सुन सकें। आपकी दुआओं और हौसला अफजाई की ज़रूरत हमेशा रहती है। फिर मिलेंगे एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।